नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग बिहार पुलिस की नई वैकेंसी जो आई है उसके रिगार्डिंग हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ इसमें बहुत से प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा से ली गई है, तो इसमें आप लोग अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए समय गंवाए बिना सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। इसका मतलब साइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए इमली में, ऑप्शन बी सिरके में, ऑप्शन सी सेव में और ऑप्शन नंबर डी है नींबू में। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नींबू में। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब रही बात साइट्रिक अम्ल का सूत्र, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H8 और O7 होता है। साइट्रिक अम्ल का केमिकल फार्मूला होता है C6H8O7। अब रही बात ऑप्शन नंबर ए इमली में, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इमली में टार्टरिक अम्ल। सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और ध्यान रखेंगे विटामिन सी सबसे अधिक सिरके में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। और ध्यान रखेंगे एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ रहता है, और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल उसका IUPAC नेम नहीं है। फार्मिक एसिड पाया जाता है वो उसका कॉमन नेम है, और उसका जो IUPAC नेम है, फार्मिक नेम है ना, उसका मिथेनोइक एसिड है। तो उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा कि साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण यानी देखरेख कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी संघ वित्त मंत्रालय, सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो ध्यान रखेंगे मॉनिटरिंग जो औपचारिक ऋण है उसका मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है। अब देखिए ऋण दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब होता है पूरी तरह से जो लीगल हो, जो पूरी तरह से कागज़ पत्रों में हो, उसको हम लोग औपचारिक ऋण कहते हैं। और जो सेठ साहूकार या गांव में किसी रिश्तेदार से लिया जाता है वो अनौपचारिक ऋण होता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक औपचारिक स्रोतों के कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है और जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं ये सभी ऋण प्रदान करता है। अब रही बात RBI की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए, मुख्यालय, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह सुनील अरोड़ा इसके अध्यक्ष है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुनील अरोड़ा है। ठीक है। इसके अलावा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है। और ध्यान रखेंगे रिजर्व बैंक का जो पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, क्योंकि इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, उस समय अंग्रेज़ थे, तो उस समय अंग्रेज़ ही थे उसमें। सर ओसबॉर्न स्मिथ उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। और साथ ही साथ अगर भारतीय की केवल बात की जाए कि भारत के वह कौन से व्यक्ति थे जो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने थे, तो ध्यान रखेंगे इनका आंसर होगा CD देशमुख। CD देशमुख। अगर इन सभी तथ्यों को आप कॉपी में नोट करते हैं तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर बात नीति आयोग की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1900
1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी है, ठीक है। और इसका पूर्व नाम हुआ करता था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। बात की जाए अगर स्टेट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आ रही है। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी यहाँ से वीडियो अपलोड की जाए जिसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का उपयोग कौन करता है? कौन सा है? ऑप्शन है बॉक्साइट, ऑप्शन बी फास्फोरस, सी ग्रेफाइट और डी सिलिकॉन तेल। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों के उठाने में स्नेहक के रूप में, ग्रीज के रूप में इसका उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में। ध्यान रखेंगे अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट एक अधातु है जो कार्बन का अपरूप है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और कार्बन का ही एक अन्य अपरूप है जिसका नाम है हीरा, और ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और यह विद्युत के सुचालक होता है, ठीक। इसके अलावे ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल, लेड बनाने में भी किया जाता है। और बात करें ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट की, तो ये बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और फास्फोरस की बात की जाए तो इसकी ये एक अधातु है और इसकी संकेत P और परमाणु संख्या 15 होता है। और एटॉमिक मास की बात की जाए तो इसका परमाणु द्रव्यमान 31 होता है। ध्यान रखेंगे फास्फोरस के भी दो अपरूप है, एक आप जानते हैं लाल फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस होता है, और दूसरा है येलो या वाइट फास्फोरस होता है। अब रही बात येलो या वाइट, तो येलो या वाइट फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होता है और 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होने पर उसमें स्वतः ही आग पकड़ लेता है। बात एल्युमिनियम की करें तो एल्युमिनियम एक धातु है और उसकी परमाणु संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। और उसका एटॉमिक मास की अगर बात की जाए तो 27 होता है। आई होप आपको ये सभी जानकारी पसंद आ रही होंगी। आइए इसमें प्रश्न की ओर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है सही ऑप्शन को चुनकर। सी रिटर्न्ड होम, वह घर लौट आई, डैश ओपन द डोर, उसके बाद दरवाज़ा को खोली। तो इसमें दो वाक्य हैं, सी रिटर्न्ड होम, वह घर लौट आई, ओपन द डोर और दरवाजे को खोली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात एंड। यहाँ हम लोग क्या भरेंगे? एंड। सी रिटर्न्ड होम एंड ओपन द डोर, वह घर आई और दरवाजे को खोली। अब लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। मनुष्य में नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? क्षुद्रांत, बृहदांत, अमाशय और ग्रशिका। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब होता है स्मॉल स्टेंटाइन, ठीक है। तो स्मॉल स्टेंटाइन की जो लंबाई होती है सबसे अधिक होती है। भले ये बृहदांत है, बड़ा है, तो ध्यान रखेंगे जो छोटी आंत है, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर है। 6 मीटर अगर इसे फीट में देखा जाए तो तकरीबन लगभग 20 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो मनुष्य में आहार नाल की जो लंबाई होती है सबसे अधिक किसकी होती है? छोटी आंत की होती है, ठीक है। और इसकी व्यास की बात की जाए तो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जबकि अगर इसका नाम बड़ी आंत पड़ा है, ये बड़ी आंत इसलिए है, इसकी लंबाई तो कम होती है लेकिन इसकी चौड़ाई छोटी आंत की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए इसे बड़ी आंत के नाम से जानते हैं।
रही बात अमाशय की, तो अमाशय भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है जो पाचन क्रिया में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। इससे बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो पाचन क्रिया को आसान बनाती है। ग्रसिका, ग्रसिका जिसे भोजन नली कहते हैं, या इससे होकर भोजन हमारे मुख से छोटी आंत क्षुद्रांत तक पहुंच जाता है। अब ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछता है कि मनुष्य शरीर में सबसे अधिक भोजन का पाचन किस में होता है, तो ध्यान रखेंगे छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। एक का नाम है ड्यूडेनम, दूसरा का नाम है इलियम और तीसरे का नाम है जेजुनम। ठीक, और बड़ी आंत का भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 भाग है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन बहुत ही कम होता है, केवल उसमें जल का ही अवशोषण होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तुओं, वस्तुएं, वस्तु और वस्तुएं। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होगा। चूँकि क्या होता है कि संज्ञा जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे हम लोग वचन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में माने हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वस्तु एक वचन है, एक का बोध कराती है, जबकि वस्तुएं एक से अधिक है, अर्थात यह बहुवचन का बोध कराती है। ठीक है, आई होप यह बात आप समझ में आ गया होगा। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य की लोकप्रिय है? किस राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार। मधुबनी लोक चित्र शैली जो बिहार में प्रसिद्ध है, और बिहार के भी मधुबनी और दरभंगा का जो क्षेत्र है वो उसमें यह काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ साथ मधुबनी जो चित्र शैली है इसका प्रसार न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में भी इसका प्रसार है और इसके महत्व को जानी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में सरकार का भी बहुत बेहतरीन सहयोग है। साथ ही साथ मधुबनी चित्रकला से संबंधित बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कला को प्रकाष्ठता तक पहुंचाने में मदद की है, जिसमें सिया देवी, महासुंदरी देवी, कौशल्या देवी, कर्पूरी देवी, इन सब का योगदान इसमें सराहनीय रही है। बात बिहार की जाए तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार में 38 ज़िले हैं। बिहार का गठन बंगाल से बिहार जब अलग हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को, ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार का पुनः विभाजन बिहार की अगर बात की जा रही है तो बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है। साथ ही साथ बिहार में 3 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है उनमें से 3 महाजनपद बिहार में स्थित था। पहला महाजनपद का नाम था मगध जो सर्वाधिक शक्तिशाली था। उसके बाद वज्जी जिसे वैशाली के नाम से जानते हैं और तीसरा का नाम था चंपा। ये 3 जो हमारे बिहार में स्थित महाजनपद था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और सतपुड़ा। तो अगर बात हिमालय की जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हिमाद्री। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 समूह हैं। पहला समूह जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय या
ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद का जो क्षेत्र है, इस हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय इसको कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं, ये सभी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद का जो एक हिमालय का और पर्वत श्रृंखला है, इस हिमालय को हम लोग लघु हिमालय कहते हैं। इस हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय। और उसके बाद का जो हिमालय की जो एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो बात उत्तर की हो रही है, तो ऊपर की ओर सबसे उत्तर होता है, तो ट्रांस हिमालय है। लेकिन ट्रांस हिमालय अधिकतर उस पार में ही आता है, ये हिमालय का रेंज नहीं माना जाता है। तो ट्रांस हिमालय को छोड़ दिया जाए तो सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय आएगा? ये दूसरे नंबर पर जो है, इस दूसरे नंबर पर जो हिमालय है, इसको बृहद हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई दुनिया की जितनी भी बड़ी ऊंची चोटी है, वह सभी के सभी ऊंची चोटियाँ इसी में पाई जाती हैं। और ऊंचाई अत्यधिक होने के कारण ठंड काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात सालों बर्फ या बर्फ से ढकी रहती है। इस कारण हिमाद्री के नाम से भी इसे जानते हैं। विश्व की कुल 14 चोटियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिनकी चोटियाँ की ऊंचाई जो है 8000 मीटर से अधिक है, और उनमें 10 का विस्तार इसी हिमालय के श्रेणी में है। उसके बाद आता है लघु हिमालय, और उसके बाद का जो एरिया है शिवालिक है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। सतपुरा की बात की जाए तो सतपुरा का जो विस्तार है, ये सतपुरा का विस्तार ज़्यादातर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के एरिया में आता है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स करके बताएंगे कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ध्यान रखेंगे, सतपुरा की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा धूपगढ़। ठीक है। इसके अलावे भारत की या विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है अरावली, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और बात अरावली की जाए तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आ रही होंगी। ध्यान रखेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सभापति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग टिक कर लिए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 में यह वर्णन किया गया है कि संसद के दोनों अधिवेशनों के बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनके अध्यक्षता का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। और संयुक्त अधिवेशन में जो फैसले लिए जाते हैं, उनमें अगर दोनों के बराबर मत होने पर लोकसभा स्पीकर के पास यह क्षमता होती है कि वह अधिकार होता है कि वह अपना निर्णायक मत को दे सके। ठीक। बात लोकसभा स्पीकर की जाए तो वर्तमान स्थिति में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, और पहले लोकसभा स्पीकर का नाम था, पहले लोकसभा स्पीकर का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो उनका नाम था जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। और ध्यान रखेंगे, अब तक तीन बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। पहली बार 1961 ईस्वी में, जब पहले ही लोकसभा स्पीकर थे जिनका नाम था जीवी मावलंकर, और उन्होंने ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुलाए थे। उसके बाद 1978 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता अगर की बात की जाए तो ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाए। बात
राज्यसभा सभापति की जाए तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर का वर्णन किया गया है, लोकसभा स्पीकर, और साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की द्वितीय और पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति है। ठीक है। इनका संबंध ओडिशा राज्य से है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है? तो विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है कि अगर बात की जाए तो देखते हैं, उन्नति अवनति, ये बिल्कुल सही है। उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति होगा। और इति का विलोम क्या होगा? इति का अर्थ, ये भी बिल्कुल सही है। और आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव, ये भी सही है। उन्मुख का सम्मुख नहीं होता है, उन्मुख का क्या होगा? विमुख होगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि उन्मुख का सम्मुख दिया है और यह गलत है और इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि का मतलब ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस सुने जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। तो प्रतिध्वनि किससे सुनी जाएंगी? तो इस प्रश्न का सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ध्वनि तरंगों के परावर्तन से ही प्रतिध्वनि सुनी जाती है। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। ये जानकारी लिख लेंगे, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। अब ध्वनि जो हम लोग सुन पाते हैं उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच हमारी ध्वनि होती है। ठीक है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। इससे अत्यधिक अथवा इससे कम की ध्वनि हम लोग नहीं सुन पाते हैं। अब रही बात ध्वनि के परावर्तन की, तो प्रतिध्वनि, ध्वनि के परावर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम जो डिस्टेंस होना चाहिए स्रोत और उसके बीच के, तो 16.6 मीटर, यानी लगभग 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों के बीच में, तब यह प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, अन्यथा की स्थिति में स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ेगी। और एक आता है ध्वनि को पूर्ण रूप से, मैंने एक ध्वनि को इस चीज़ सुने और पुनः उसको दोबारा दूसरी कोई बात तब हम सुन पाएंगे जब उसके बीच के लिए समय अंतराल 1/10 सेकेंड हो, जिसे ध्वनि निर्बंध हम लोग कहते हैं। ध्वनि निर्बंध के लिए टाइमिंग कितना होना चाहिए? यानी एक बात कोई सुने, दूसरा बात कब सुनेंगे? अगर जल्दबाजी में दूसरा बात भी बोल दे तो सुन नहीं पाएंगे। इसके लिए 1/10 सेकेंड समय चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 16.6 मीटर, लगभग 17 मीटर का डिस्टेंस चाहिए ताकि पर्याप्त ध्वनि सुन पाए। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है बुलर झील, भीमताल झील, लोकटक झील और नैनीताल झील। तो ध्यान रखेंगे, तो बुलर झील भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। अगर बात की जाए झीलों के अध्ययन को, तो लिम्नोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखेंगे, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग झीलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और एक जानकारी इससे और निकल कर आती है कि झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। बात की जाए भीमताल झील और नैनीताल झील, जिसके लास्ट में भीमताल, नैनीताल, सात ताल, ये सभी ताल जिसके लास्ट में जुड़ा हो, ये सभी झीलें हमारे उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। और बात की जाए तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम चिल्का झील है। और साथ ही साथ सबसे गहरी झील की बात की जाए
तो वह भारत का बैकाल झील है। सबसे गहरी झील का नाम क्या है? बैकाल झील। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील ओडिशा में है। ठीक है। और सबसे गहरी झील का नाम क्या है? बैकाल झील है। साथ ही साथ भारत की जो सबसे लंबी झील है, बड़ी और लंबी दोनों में अंतर है, लंबाई की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह झील वेम्बनाड झील है जो केरला में स्थित है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है जो केरला राज्य में स्थित है। और ध्यान रखेंगे कि एकमात्र नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम है केवल लामजाओ नेशनल पार्क, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर राज्य में स्थित है, वह एक झील के ऊपर यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो भारत का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर सबसे अत्यधिक खारा की बात की जाए, नमकीन झील की बात की जाए, तो ये सांभर झील है। सांभर झील भारत की सबसे खारा झील है। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ याद हो गई होंगी। भारत में सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है। सीएजी का काम होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जितने भी लेखा अनुदान के द्वारा जितने भी संचित निधि से जो व्यय किए जाते हैं, उनका लेखा जोखा उनके पास होता है। ठीक है। अब रही बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में वर्णन किया गया है सीएजी का। अगर बात की जाए वर्तमान सीएजी कौन है, तो वर्तमान सीएजी की बात की जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये वर्तमान भारत के कौन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ध्यान रखेंगे, इन्हें एक अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है WHO का। WHO कहने का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के कैग के रूप में भी इन्हें पुनः दोबारा नामित किया गया है। अब ये 2023 से लेकर 4 साल के लिए 2027 तक यह WHO के अतिरिक्त कैग के रूप में भी नियुक्ति की गई है। आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जेफरसन, मार्टिन लूथर, लिंकन और वाशिंगटन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अमेरिका में स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ वह 1775, ध्यान रखेंगे 1775 से लेकर 83 के बीच अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई। ठीक है। और इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ साथ अमेरिका अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को। 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को अमेरिका आज़ाद हो गया था और 4 जुलाई को अमेरिका का आज़ादी दिवस मनाते हैं। ठीक है। और बात अमेरिका के संविधान निर्माण में, तो अमेरिका के संविधान के निर्माण में ये जो जेफरसन है, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इन्होंने अमेरिका के संविधान निर्माण में बहुत सारा सहयोग किए और पूरे दुनिया के लिए सबसे पहला लिखित संविधान की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अमेरिका ने तैयार किया था लिखित संविधान। और दुनिया के बड़ा संविधान की बात की जाए तो वह संविधान भारत का है। अमेरिकी संविधान से भारत में भी बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं, जैसे मौलिकाधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी अन्य बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सीधे सीधे अमेरिका के संविधान से हमारे में लिया गया है। बात की जाए अगर मार्टिन लूथर की, तो मार्टिन लूथर अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, खासकर रंग भेद के नीति के खिलाफ, उनमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रंग भेद के खिलाफ मार्टिन लूथर, जिन्हें ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये अमेरिका है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है।
डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, ठीक है। और अब्राहम लिंकन के समय में जैसा कि 1861 से लेकर 65 तक, 1861 से लेकर 65 तक अमेरिका में जो गृह युद्ध चला था उसका नेतृत्व अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। आई होप आपको ये सभी जानकारी अच्छी पसंद आई होंगी। इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग पूरा अच्छा से देखें। अगर इसे पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पहुंचता रहे और आप तैयारी को अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद।